बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है फरियाल वकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है। नाजरीन, इस वक्त अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के हालात की तो काफ़ी संजीदा होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है और ये नई कानून साजी जो है इसने पार्लियामेंट और अदलिया को आमने सामने लाकर एक नई महाजराई जो है वो शुरू कर दी है। और ये महाजराई जो है वो क्या रंग लाएगी, इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, इस पे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र आपको ये भी बताएंगे कि बानी PTI इस वक्त ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लिए जाएं, और ये मुज़ाकरात ही नहीं कर रहे बल्कि एक नया सियासी इत्तेहाद भी तश्कील दे रहे हैं। ये सियासी इत्तेहाद क्या होगा, इसका हिस्सा कौन कौन हो सकते हैं और इसके क्या असरात हो सकते हैं। पाकिस्तान के सियासी मामलात के साथ साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ी शहादत हुई है और हमास के जो सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत जो है वो मशरिक़ वस्ता पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि ये जो शहादत है ये ईरान की सरजमीन पर हुई है, लिहाजा ईरान की तरफ से बदले का जो है वो ऐलान किया गया है। और अगर वाकई ही ईरान इसराइल से बदला लेता है तो मशरिक़ वस्ता इससे किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या ये सूरत हाल तीसरी आलमी जंग की तरफ हमें ले जा सकती है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार हो सकता है। ये सारी हकीकतें हमारे सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। भट्ट साहब आप सुनाएं, आज आपने हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है, कैसे हालात हैं, कैसा मौसम है? सुना है लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश है, कराची में इससे कम बारिश है, पर लाहौर में एक बेनिफिट ये है कि लाहौर की सड़कें साफ़ हैं और पानी निकल गया है, कराची में पानी खड़ा। चलें, वहाँ से भी अल्लाह करे कि कोई वहाँ की भी मुश्किलात हल हो जाएं। फ़िलहाल मुश्किल जो है ना वो पूरे मुल्क के लिए पैदा होने जा रही है। बट साहब, ये जो नई कानून साजी कर रही है हुकूमत, इसने पार्लियामेंट को और अदलिया को आमने सामने खड़ा कर दिया है, और ये महाजराई क्या रंग ला सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रयाल, ये जो कानून साजी है इसमें अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने वैसे तो आ जाएंगे, ईगो अगर आप समझें तो। अगर अदरवाइज़ तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है। अगर अदलिया इसमें अपनी अपनी इंसल्ट फील करती है तो फिर तो आप समझें कि वो वाकई आप सही कह रही हैं कि वो आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे। पर ये भी तो देखें कि पहले भी अदलिया और हुकूमत मुहाजराई जारी है और PTI को रिलीफ मिल रहा है अदलिया से। और आप ये समझते हैं कि मतलब अगर एंटी हुकूमत या एंटी रियासत कुछ जजेस जो हैं वो अगर कोई परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम एंटी हुकूमत या एंटी रियासत तो नहीं कह सकते, हम उसमें उनका विजन कह सकते हैं। उनके पास कई लॉजिक्स होंगी, कई जस्टिफिकेशंस होंगी इस बात की। तो मेरा ख्याल यह है कि जजेस का किरदार हमेशा ही तनकीद का निशाना बनता रहा है। उसकी वजह है कि उन्होंने एक फरीक के हक में फैसला करना है तो दूसरे फरीक ने उसको निशाना ज़रूर बनाना। तो व्हाट्सएप ये तो हमें समझना चाहिए ना कि उनका काम ही ऐसा है कि फिर वो एक तरफ का तो फैसला, एक तरफ हार होगी एक तरफ जीत होगी। हाँ, तो अगर कानून साजी वो कर रहे हैं, देखें अदलिया का कोई इख्तियार नहीं है कि वो एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत करें, और इसी तरह एग्जेक्टिव को भी अदलिया के किसी मामले में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। पर अगर इसके पस पर्दा हम चले जाएं तो आप समझें कि अदलिया में सियासी जो मुदाखलत है वो यकीनी होती है। उसकी वजह यह है कि ये जो जब जजेस की भर्ती होती है, नॉमिनेशन होती है, तो वो एक पॉलिटिकल तरीके से ही होती है। तो इसलिए हम अदलिया को सियासत से पाक नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है। तो भट्ट साहब, ये अदलिया ये तो कर सकती है ना कि अगर वो समझते हैं कि ये फैसला हमारे अगेंस्ट किया जा रहा है या ये तमाम जो एक्ट है ये हमारी वजह से बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो वो सो मोटो ले सकते हैं। लेकिन जजेस ने खुद ही कहा कि अगस्त में छुट्टियाँ होंगी और हम काम नहीं करेंगे, तो वो सो मोटो तो फिर अब नहीं ले सकते ना छुट्टियों में। देखिए, अदलिया किसी वक्त भी कोई भी किसी बात पे सो मोटो ले सकती है, उसमें छुट्टियां होना या ना होना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। अब अगर आप, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप पूछना क्या चाहती हैं, कि आप चाहती हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये पूछना चाहती हैं क्या?
मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो महाजर आई है ना, ये हमारी स्टेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पार्लियामेंट ज़ाहिर है सुप्रीम है, अदलिया भी कोई छोटा जो है वो हमारा एक रुकन नहीं है, हमारे सतून एक छोटा नहीं है। तो इन दोनों के आपस में जो ये मामलात हैं, ये आखिर तय कैसे पाएंगे? आपने अपने प्रोग्राम में बार बार ये प्रेडिक्शन की है कि मखसूस नशिस्तें हुकूमत ने नहीं देनी, तो क्या वाकई ये होने जा रहा है कि हुकूमत ने नहीं देनी मखसूस नशिस्तें? देखिए, पहली बात ये समझ लें कि हुकूमत ने मखसूस नशिस्तें किसी सूरत नहीं देनी, और दूसरी बात ये है कि इस वक्त पीटीआई को बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है, और उसमें आपको पता है उमर अयूब और गौहर बैरिस्टर गौहर जो है वो पीटीआई के सिरे से रुकन ही नहीं है, उनके पास रुकनीत ही नहीं है, वो आज़ाद हैं एक किस्म के। अच्छा। तो हाँ, अभी जो फैसला आने वाला है इसमें पीटीआई को थोड़ा खासा नुकसान होगा, और आने वाले वक्त में जो बातें हो रही थी कि पीटीआई को नशिस्तें मिलेंगी, फिर वो पीपल्स पार्टी से मिल जाएगी, फिर वो एमक्यूएम से मिल जाएगी, फिर वो फलां से मिल जाएगी और हुकूमत बन जाएगी, और फिर सब रावी चैन ही चैन लिखना शुरू हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि ये सियासी इत्तेहाद भी किसी काम का नहीं होगा? जी नहीं, ये इत्तेहाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप मतलब सियासी इत्तेहाद की अब दूसरी बात कर रही हैं, सियासी इत्तेहाद का पूछना चाहती हैं। सियासी इत्तेहाद जो है, पहली बात यह है, मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी कोई सियासी इत्तेहाद जो है ना वो मिल के जितनी मर्जी जद्दोजहद कर ले, पर पाया तकमील पर अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं माजी के एक इत्तेहाद की बात सुनाता हूँ जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लंदन में एक मुआहदा हुआ था जिसे चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से डॉक्यूमेंट किया गया था, आपको याद होगा। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो साहिबा जो हैं वो और नवाज शरीफ एक जगह पे इकट्ठे हुए थे मरहूम रहमान मलिक के घर में, और वहाँ पे ये बैठ के मुआहदा हुआ था और इसको लिखा गया था, इसे ऑनियर किया गया था। इस मुआहदे की शिकें पता क्या थी आपको? इस मुआहदे की जो टॉप और मतलब इम्पॉर्टेंट शिक थी वो ये थी कि कोई जो एक पार्टी जब हुकूमत में होगी तो दूसरी पार्टी उसकी हुकूमत गिराने के लिए किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पे उसको तंग नहीं करेगी। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, अगर जो पार्टी हुकूमत में है वो तो हुकूमत में है, जो ऑपोजिशन में है वो किसी भी सूरत किसी सिटिंग फौजी जनरल से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुलाकात नहीं करेगी, यानी कि मार्शल्ला और एस्टैब्लिशमेंट की मतलब दी गई डायरेक्शंस पे अमल दरामद नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? जी 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 जी, ये बात तय हो गई। और कभी किसी जर्नल को मार्शल्ला में नहीं आने दिया जाए, लगाने नहीं दिया जाएगा, अगर वो लगाएगा तो उसके खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करेंगे, और कोई इंटेलिजेंस वालों से मुलाकात नहीं करेगा अपोजिशन वाला, और इस तरह की ये मायदे की शिकें थी। जब वो मायदा कंप्लीट हो गया, ये मायदा हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम के हवाले से उनके खिलाफ। अच्छा। जब वो मायदा कंप्लीट हो गया तो अगले रोज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फ्लाइट ली लंदन टू दुबई, और वो दुबई लैंड कर गई। दुबई पता है क्यों लैंड कर गई? वो इसलिए लैंड कर गई कि वहाँ पे मुशर्रफ के जो DGISI थे, उनका नाम था जनरल इशफाक परवेज कियानी, वो उनसे मुलाकात के लिए आए हुए थे दुबई में, और उनसे वो मुलाकात हुई, उसमें वो मामला तय हुए, और उसके उस मुलाकात और उस मामला तय होने के एवज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले गई, यानी कि वो पाकिस्तान बदर थी एक किस्म की। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान तशरीफ़ लें। ये मायदा हुआ जनरल इशफाक परवेज कियानी से, DGISI थे, और वो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के जो शिकें हैं वो मैंने आपको सुना दी हैं, और उससे अगले दिन ये मायदा हुआ और फिर वो ले आई और इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो गया। अब माजी में भी कभी भी कोई इत्तेहाद ऐसा मतलब वो नहीं हुआ कि जिसने मिल के जद्दोजहद की और हुकूमत गिरा दी हो, या ऐसा इत्तेहाद नहीं हुआ कि कोई मतलब उसकी वजह ना इनके इंटरेस्ट शेक हो जाते हैं, इंटरेस्ट आपस में टकरा जाते हैं।
उसकी वजह है कि अगर अभी इत्तेहाद होने जा रहा है, मेरे ख्याल मैंने सुना है कि बानी पीटीआई चाह रहे हैं टीएलपी से इत्तेहाद करना, फजल रहमान, महमूद अचकज़ई वगैरह वगैरह इनसे। बिल्कुल। अच्छा, मौलाना फजल रहमान, अच्छा मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई, ये दो लोग तो इस वास्ते ज़रा इनकलाबी बने हुए हैं कि उसकी वजह ये है कि ये पहली दफ़ा है कि ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के साथ बारहा हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून के साथ बारहा हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, और जब ये लोग हिस्सा रहे हैं तो और इमरान खान से इनकी सख्त मुखालफत थी, और इमरान खान के खिलाफ ये भी बयान देते रहे हैं, और फजल रहमान भी देते रहे हैं, और वो भी इनके खिलाफ देते रहे हैं, वो भी बड़ा कुछ कहते रहे हैं। और अब अगर कोई इत्तेहाद हो भी जाए तो मेरा ख्याल है कि एक फोन कॉल की मार होगी और इत्तेहाद जो है वो मिट्टी का ढेर साबित हो जाएगा, रेत का ढेर होगा और बात खत्म हो जाएगी। और अगर आप ये समझते हैं, या पाकिस्तानी हमारे लोग ये समझते हैं कि इस इत्तेहाद के बस एक तहरीक चलेगी, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर दूध की नहरें बहने लग जाएंगी और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है बट साहब, ये तो हो गई सियासी सूरत हाल। अगर हम बात करें कि ये जो तरामीमी एक्ट है और ये जो तरामीम हैं अगर हो रही हैं, इनमें एक ये भी है कि जी तौहीन अदालत जो है उसको ख़त्म किया जाए। आप क्या समझते हैं? तौहीन अदालत एक बहुत बड़ा वसी एक टर्म है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं पाकिस्तान में? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि जजेस जो हैं वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, और तौहीन अदालत किसी एक मतलब मखसूस तबके की तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका कानून मौजूद नहीं होना चाहिए। तौहीन अदालत अगर हो सकती है तो फिर तौहीन पार्लियामेंट भी हो सकती है, अगर तौहीन पार्लियामेंट हो सकती है तो तौहीन फ़ौज पाकिस्तान भी हो सकती है, और अगर फ़ौज पाकिस्तान हो सकती है तो बहरिया और एयरफोर्स की भी हो सकती है, और मतलब वो सेलिब्रिटीज़ जो सोशल वर्कर हैं उनकी तौहीन भी तौहीन कंसिडर होनी चाहिए। ये अदालत की तौहीन का जो है ना वो मुझे समझ नहीं आता, और मैं इस कानून को सपोर्ट करता हूँ कि वो इसको ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी की जा रही है। बट सब तरमीमी एक्ट जो है ये इसलिए किया जा रहा है कि तोसी दी जा सके कुछ सरकारी मुलाजमीन को? नहीं, देखें, इसको ब्रैकेट नहीं करना चाहिए। तो सी किसको देनी है, तो सी देनी है या नहीं देनी, वैसे ये मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया हुआ है कि ये तो सी वाला गवर्नमेंट पे जो मलबा डाला जा रहा है, ये IMF की एक मुतालबा है कि जितने लोग रिटायर हो रहे हैं पाकिस्तान में उससे आपका बजट डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप इनको 2 साल की एक्सटेंशन, ऐसी आप सबको तो एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, 2 साल के लिए उनकी एज बढ़ा दें ताकि वो रहें, और उनको वो जो अरबों रुपया देना है आपने रिटायरमेंट पे वो ना दें, और आपकी मईशत जो है वो थोड़ी मुस्तहकम हो जाए। बस ये फार्मूला सादा है, इसमें स्कैंडल बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें किसी किस्म का कोई स्कैंडल नहीं है, ये आम मुल्की मामलात हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा वापस होंगे तो बात करेंगे कि बानी PTI जो हैं वो किस तरह से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, और एक बार फिर से अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हुए बट साहब आपसे पूछना चाहूँगी, इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं? ये इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात इन्होंने कहा है कि जी मैं करना चाहता हूँ, हम रजामंद हैं, ये बताइएगा कि क्या आइन में ऐसी कोई गुंजाइश है, क्या हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई सियासी बंदा इस तरह से मुज़ाकरात करे? देखें फरियाल, आइन तो बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, पर वो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में तो हो रही हैं। और दूसरी बात ये है कि आइन मतलब कम अज़ कम आइन को छोड़ें, इखलाकी बात कर लेते हैं। इखलाकी तौर पे किसी सियासी पार्टी को इस बात पे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो मुंतखब हुकूमत से नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये कि वो फ़ौज के किरदार को भी मशकूक बना रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि ना कोई मुज़ाकरात होने वाले हैं, या बादशाह सलामत ने दावत दे दी है कि अब मैं तैयार हूँ, तख्त पे बैठ गया हूँ, अब आ जाए मुज़ाकरात करने के लिए, और दूसरी पार्टी जो है वो भाग के जा रही है मुज़ाकरात करने के, शुक्र अल्लाह का कि सर मान गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसके उल्ट सूरत हाल है। बट साहब सर अभी भी नहीं मान रहे, सर दे रहे हैं, वो बिल्कुल मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है।
हाँ, शराइत अभी भी रखी हुई है, क्योंकि एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि अगर मिसाल के तौर पे वो मिसाल देते हैं कि अगर वो भेज देते हैं, जी चलें सुन ही लेते हैं आपकी, तो मोहसिन नकवी साहब को भेज देते हैं, तो क्या आप बात करेंगे? तो उन्होंने स्ट्रेट इनकार कर दिया। तो क्या इमरान खान साहब अभी भी अपनी शराइत रखने की कंडीशन में हैं? मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, वो एक बड़ा मशहूर सा एक कहावत है, मज़ाहिया है, मैं बता देता हूँ कि वो मेरी शादी हो रही है फ़लाँ से, एक देहाती बच्चा होता है, लड़का होता है, वो कहता है मेरी लाइक इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या से शादी हो रही है, तो क्या हुआ, किस तरह हुआ कि 50% बात तय हो गई है, मैं मान गया हूँ, वो नहीं मान रही। तो ये वही बात है इमरान खान साहब वाली कि वो कि मैं वो आ जाएं आप, मतलब मुज़ाकरात करें, और जिस तरह के वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे मुज़ाकरात के लिए, और वो अब जाएंगे और मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पहली बात, कैटेगोरिकली फ़ौज के आला हलकों में या आला क़यादत में ये बात असूली तौर पर तय पा गई है कि कोई फ़ौजी अफसर किसी भी सियासी पार्टी से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं करेगा। और अगर आप मुस्तकबिल माजी में देखें तो माजी की सूरत हाल ऐसी है कि आज तक और मुज़ाकरात, पता क्या फरियाल, मैं आपको इसके थोड़ा सा इसमें आपको अंदाज़ा बता दूं। पहले जब हमने होश संभाला, मतलब यहाँ जर्नलिज्म में आए, तो सबसे पहला जो हमने मुज़ाकरात कामयाब होते देखे वो मुज़ाकरात थे कि नवाज शरीफ साहब को जेल से सीधा सऊदी अरब भिजवा दिया गया। सजाए मौत के कैदी थे और उन्हें सऊदी अरब भिजवा दिया गया। अच्छा, वो मुज़ाकरात कामयाब हुए। उनकी उस यानी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी को ये पता ही नहीं था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। उस अमेरिकन डेमोक्रेट्स की उस वक्त हुकूमत थी, डेमोक्रेट्स के एक डोनर थे बहुत बड़े, वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने इसमें किरदार अदा किया परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान और शरीफ बरादरान के दरमियान। और कलसूम नवाज से वो बात शेयर करते रहे, कलसूम नवाज मियाँ नवाज शरीफ से शेयर करती रही, और फिर अचानक सुबह जब हम उठे तो पता चला कि नवाज शरीफ साहब का त्यारा उड़ गया और वो पूरे ख़ानदान समेत सऊदी अरब चले गए हैं। ना किसी ने ऐलान किया कि मुज़ाकराती कमेटी जा रही है, आ रही है, ना किसी ने कोई बताया, ना पता चला, और ये मुज़ाकरात कामयाब हुए और वो चले गए। दूसरे मुज़ाकरात जब कामयाब हुए वो भी आप समझें कि वो नवाज शरीफ के दौर के थे। अच्छा, थे, उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे, इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो लंदन चले गए। ये शहबाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया, उनसे मुज़ाकरात किए और किसी को कानो कान खबर ना हुई और वो बाहर चले गए। अब तीसरी जो थे वो थे ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसके, अब किसी को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारे लास्ट डे तक कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब लंदन से नहीं आएंगे। ये मुज़ाकरात हो गए और वो नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए और गवर्नमेंट भी बन गई। अच्छा, अब अगर आप ये देखें कि आप ये देखें कि जो मुज़ाकरात होते हैं उन पे कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो एग्जीक्यूट होते ही नहीं है कभी। मैं आपको बता देता हूँ वो मुज़ाकरात, आपको याद है जनरल फैज, मैं माजी में लेके जा रहा हूँ, ताहिरुल कादरी साहब ने एक धरना दिया था, और मैं वो धरने की बात नहीं कर रहा 2014 वाले, मैं काजी साहब ने एक उन्होंने ताहिरुल कादरी साहब ने एक धरना दिया था इस्लामाबाद में, जिस वक्त चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चौधरी शुजात और कमरुज़्ज़मान कायरा, परवेज़ लाई, इन सब ने उनसे मुज़ाकरात किए और वो मुज़ाकरात डॉक्यूमेंट हुए, उनके मुतालबा डॉक्यूमेंट हुए और हुकूमत ने फैसले अपने उसमें स्टाम्प पेपर पे लिखे। तो वो उसके जवाब में वो धरना ख़त्म हुआ, उस पे आज तक 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरे टीएलपी ने धरना फैजाबाद दिया, जनरल फैज हमीद उस वक्त सिटिंग डीजीसी थे, उन्होंने उधर उनसे मुज़ाकरात किए, वो डॉक्यूमेंट अब भी वायरल है सोशल मीडिया पे, उस पे उन्होंने दस्तखत किए। क्या वो मुतालबात आज तक पूरे हुए हैं या उनमें कोई मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं? वो आज तक नहीं हुए। तीसरी बात ये है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़, मतलब पाकिस्तान में एक कानून आ गया
कि अपने वालदैन को, कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि अपने वालदैन को आपने ज़बरदस्ती, अगर बेटे के नाम घर है या बेटी के नाम घर है तो उसके वालदैन बूढ़े हैं और बेसहारा है तो उन्हें ज़बरदस्ती घर से नहीं निकाला जा सकता। ये कानून आया तो मैंने एक दोस्त से कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा कानून आ गया। उन्होंने कहा नहीं यार ये बड़ा अफसोसदेह कानून है। मैं कहा क्यों? उसने कहा इस वजह से कि पाकिस्तान की मोरल इतना गिर गया है, पाकिस्तान की मॉरल वैल्यूज इतनी गिर गई हैं कि ऐसा कानून लाना पड़ा है कि एक औलाद जो है वो वालिद को जो है जबरदस्ती घर से नहीं निकाल सकती। बिल्कुल। इसी तरह फरियाल जब डॉक्यूमेंट हो जाती है ना चीज, वो वीक विकेट होती है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात करने हैं और मुज़ाकरात आने हैं। मैंने आपको बेनज़ीर भुट्टो वाला वाकया सुनाया है, वो दुबई में उनका मुज़ाकरात हुए, किसी को पता नहीं लगा और वो पाकिस्तान आ गए। अब जब मैंने नवाज शरीफ साहब का भी आपको बताया, जी ये भी एक बात सर्कुलेट कर रही है कि अंदर ही अंदर ये जो नॉमिनेशंस में आ रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे भी, तो ये भी कोई ऐसे ही कोई हो सकती है बीच में से उड़ान। देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे अगर ये मुंतखब होना चाहें या कोशिश कर रहे हैं तो इसमें उनका ज़ाती फेल है, क्योंकि वो उनकी जो साबिक इन लॉज हैं वो उधर इन्फ्लुएंस रखते हैं और एक दुनिया को उनकी ये एक चाल हो सकती है कि वो उनको मुंतखब अगर मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाते हैं लॉबिंग करके, तो ये दुनिया को वो कि देखें वाइस चांसलर है फ्रांस में और इस तरह है और उस तरह है और देखें जेल में पड़ा है, ये पाकिस्तान के कानून पे कुछ लागू नहीं होता। ये बेशक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड के भी चांसलर मुंतखब हो जाएं, ये सब देखने की बातें हैं। दूसरी बात ये है इधर उधर अपने ग्राउंड्स बना रहे हैं उसका कोई फिलहाल फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा कि बात ये है कि उन्होंने जब तक आप समझे उन्होंने जब तक कोई, पहले तो ये समझें कि नवाज शरीफ साहब को अगर 2 दफ़ा मतलब रिलीफ मिला, एक दफ़ा उनकी मरहुमा अहलिया जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात करवाए, मिडल किरदार अदा किया, दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई को निकलवाया। आप मुझे ये बताएं कि ये 2 दफ़ा तो कुछ लोग बीच में थे। इमरान खान साहब के दरमियान मतलब इमरान खान साहब का गारंटर कौन है, पहले तो ये समझाएं या ये समझें। कोई भी मैं अगर आप ये समझती हैं कि बैरिस्टर गौहर उनकी गारंटी दे सकते हैं, उमर अयूब उनकी गारंटी दे सकते हैं, फवाद चौधरी दे सकते हैं, फैसल बाडा दे सकते हैं, वो फलाना वो कोई भी शिबली फराज दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता, कोई जरताज गुल दे सकती है, कोई भी तो गारंटी नहीं दे सकता। 1 मैन आर्मी है और दूसरा ये है कि वो जो बात करेंगे वो उसके बाद फौरन बैकफुट पे चले जाएंगे। ये तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि वो आज जो बात करते हैं कल वो दूसरी खत्म कर देते हैं। ये वो तकरीरें करते रहे हैं जलसों में कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, ये तकरीरें नहीं करते रहे। बिल्कुल। तो आज वो कह रहे हैं कि फौज को न्यूट्रल हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाए। ये बात है। तो ये मुज़ाकरात में कुछ नहीं रखा, ये फेस सेविंग है सिर्फ। मुझे लगता है कि खान साहब को ये लग रहा है कि शायद अब जुडिशरी से हमें मजीद कोई रिलीफ ना मिले, तो इस तरह से तो नहीं कर रहे, इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। अब नहीं, जुडिशरी से जो जितना रिलीफ उनको मिल रहा है इससे ज्यादा वो क्या लेना चाहते हैं। बात यह है कि जुडिशरी ने जितना रिलीफ उन्हें दिया है इससे ज्यादा वो क्या जुडिशरी उनको रिलीफ दे। जुडिशरी की भी एक हद है, जुडिशरी को भी ये पता है कि मतलब इसका मतलब वो कहते हैं जज नहीं बोलते, जजों के फैसले बोलते हैं। तो हमारा तो इतना पोलिटिसाइज और पोल्यूशन हो गई है मतलब माहौल में, मतलब सिर्फ फजा में नहीं हुई, हमारे अंदरों में भी हो गई है कि अब हमारी अदलिया भी महफूज नहीं रही। तो ये सारा माहौल क्रिएट करने वाली पाकिस्तान तहरीके इंतशार है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एक नया नाम है। ये जो सब कुछ इनके आगे आ रहा है, ये सब तुम्हें किसी दिन बड़ी मार पड़नी है इनसे, किसी के हत्थे चढ़ गई ना तुम ये किसी यूथ क्या कहते हैं, ये नाम मैंने नहीं रखा, ये नाम मैंने नहीं रखा, ये नाम लोगों ने रखा है। मैं तो अपने ये आपने पहले भी एक दिन लिया था प्रोग्राम में, मैंने सुना पहली दफा ही है वैसे बाय द वे। मैं मान लेता हूँ अगर आप कह रही हैं कि आपने नहीं रखा, पर मुझे लगता है यही है कि ये सारा जो शुरू करवा रही है ना आप करवा रही हैं।
बात अच्छा, आप तो ठीक लेकिन कर रही हैं, पर इस मुल्क जी में बात जी ठीक जी, करना भी एक जुर्म है। कोई बात नहीं, फिर भट्ट साहब अगर सही बात करने ही बैठे हुए हैं, हमने सही बात ही करनी है, लेकिन ये सारे हालात जो हैं ये खुद ही कशीदा किए हैं। दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करने वालों के लिए जब खुद मुश्किलें होती हैं तो वो इसी तरह से बुखला जाते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी उससे मुकर जाते हैं। जो इनकी गलत फहमी है, जो इनकी खुश फहमी है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई इनसे मुज़ाकरात करेगी, वो आपने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वो तो अभी भी अपने 9 मई के मुकदमात के अपने भी लोगों के कोर्ट मार्शल्स कर रहे हैं, तो उन्होंने इन्हें किसी सूरत भी कोई उस पर हाँ, रिलैक्सेशन अब नहीं आप हो देखो सकती। ना कि जिन्होंने जब वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, फौज अपने नुमाइंदे मुकर्रर करे, तो वो अपने लेफ्टिनेंट कर्नल के बड़ा मोअज़्ज़िज़ होता है फौज में, बड़ा रुतबे बिल्कुल। वाला होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है फौज की उस पर, और उसका वो कोर्ट मार्शल कर रहे हैं 9 मई में, तो वो क्या मैसेज है आप खुद बताएं। हाँ, कि हमने कोई नहीं करना और ना ही इसके ऊपर कोई हम रिलैक्सेशन देंगे। वो अपने रूटीन मैटर्स के अंदर बिजी हैं, उन्होंने इनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी। जी 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 जी। अच्छा जी नाजरीन, एक ब्रेक पे जाएंगे, टाइम हमारा थोड़ा सा यहाँ पे अभी सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाजरीन, और अपनी गुफ्तगू को एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। बट साहब, हमारे मुल्क के खुद के बहुत सारे मामलात हैं कि हम जो है वो उनको ही डिस्कस करते रहें तो टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी मिडल ईस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको डिस्कस किया जाए। मशरिक़ वस्ता इस वक्त बड़े अहमियत का हामिल है कि उसमें क्या हालात चल रहे हैं। जो शहादत हुई है ईरान की सरजमीन पर, और वो शहादत जो है वो हम सब के लिए बड़ी जो है वो जाहिर है कि दुख वाली बात हुई, बहुत बड़ा हमारा लॉस हुआ। तो ये बताइएगा कि अब जब ईरान ये कह रहा है कि मुमकिन तौर पे वो बदला लेगा, तो अगर ईरान अटैक करता है इसराइल पे, तो मशरिक़ वस्ता के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? देखें, ये बड़ी एक दुख और परेशानी की बात है कि एक सदारती मेहमान जो है एक ख़ुद मुख्तार मुल्क में किसी दुश्मन मुल्क के मतलब टारगेट किलिंग का निशाना बन जाए। और इस्माइल हानिया जो हैं उनकी तारीख़ जो है वो बड़ी खूबसूरत है अल्लाह की राह में। उनके 13 बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां भी इस मिशन पे शहीद हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि मतलब इस्माइल हानिया की एक बहन जो है वो आज के दिन तक लापता हैं, उनको अगवा कर लिया गया, पर हानिया जो है वो अपने मिशन से नहीं हट रहे थे। जब वो अपने मिशन से नहीं हट रहे थे, इसमें फरियाल में लोग बहुत बातें कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी अंदर की बातें बताता हूँ। इसराइल और फ़लस्तीन में अगर कोई सुलहजोई की बात कर रहा था तो वो इस्माइल हानिया कर रहे थे, अमन की बात कर रहा था तो इस्माइल हानिया कर रहे थे। इस्माइल हानिया इस बात से वाकिफ थे और समझते थे कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अभी, क्योंकि इसराइल झारियत कर रहा है फ़लस्तीन पे, और अगर इनके दरमियान सीज़ फायर हो जाए और अमन हो जाए तो अल्टीमेट हमास जो है वो इसराइल से को काउंटर करके उनसे अपना इनका कब्जा छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। उसमें टेक्निकल बातें मैं आपको बताता हूँ। ईरान, इसराइल की आबादी है 9 मिलियन के करीब। इसराइल की आबादी 9 मिलियन के करीब है, उसमें 3 मिलियन वो हैं जो यूरोप और मगरबी ममालिक यानी कि अमेरिका वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया से जो यहूदी हैं वो इसराइल में आए हुए हैं और रह रहे हैं। इसराइल का कानून ये है कि कोई भी यहूदी दुनिया में कहीं होगा, जब वो इसराइल आएगा तो उसको नेशनल ही तस्वर किया जाएगा, उधर का शहरी तस्वर किया जाएगा, पर वो शहरी नहीं है। अच्छा, अब 2.4 या 5 मिलियन जो लोग हैं वो अरब ममालिक से उनका ताल्लुक है, वो मुसलमान हैं, वो इसराइल की फ़लस्तीन पे चढ़ाई का मतलब पहले ही इसके वो ख़िलाफ़ है। इसके अलावा उनके जो लोग उधर यानी कि लाइक अब आप समझे 3, 2, 5 और 4 मिलियन लाइक, या 3 मिलियन, 3 से 4 मिलियन लोग पीछे रह गए। अब ईरान की आबादी उनसे 10 गुना ज़्यादा है, ईरान उनसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। अब ईरान की खुद मुख्तारी पे इन्होंने हमला किया। ईरान के एक ख़ानदान में मतलब एवरेज 10-10 बच्चे हैं।
इनका ये प्रॉब्लम, इसराइल का ये प्रॉब्लम है कि जो इसराइली यहूदी हैं ये 1 से 2 बच्चों से ज़्यादा मतलब इस पे यकीन ही नहीं रखते। मुसलमानों का एक शेवा है या मुसलमानों का एक तवक्कल है कि अपने वालदैन की इज्जत करनी है, वालदैन को सीने से लगा के रखना है और बच्चों को सीने से लगा के रखना है, और अगर अल्लाह ताला ने किसी की ज़िंदगी लिखी है तो उसको इस दुनिया में आना चाहिए। इसराइली जो हैं वो इस बात पे, यहूदी जो हैं वो इस बात पे फोकस नहीं करते। उनका ख्याल है 1 या 2 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर अल्टीमेट आप इस तरह ही करें और ईरान में जो आबादी हो रही है, सऊदी अरब में जो आबादी हो रही है, पाकिस्तान में जिस तरह आबादी बढ़ रही है, एवरेज एक घर की मतलब कुंबा जो है वो स्ट्रेंथल हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो ये 2 बच्चे हैं यहूदियों के, ये जब बड़े माँ बाप बनेंगे ये आगे से 1 बच्चे पे आ जाएंगे। उसकी वजह उनकी स्टेट उनको फैसिलिटेट करती है, उनको कोई परवाह नहीं है कि उन्होंने बूढ़े होके कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उनको सारा फैसिलिटेशन है। जब उन्हें फैसिलिटेशन है तो वो इस पे फोकस ही नहीं करते। अल्टीमेट ये ईरान को, हमास को, लबनान को और सब को, ये जितनी मुसलमान रियासतें हैं उनको ये पता है कि आज नहीं तो कल, यानी कि अगली नस्ल या उससे अगली नस्ल, ये यहूदी इतने काम हो जाएंगे कि वो इनसे ये कब्जा छुड़ाना बड़ा आसान हो जाएगा। अब ईरान के पास टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा। ईरान को हम टेक्नोलॉजी में ये नहीं समझते कि वो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जिस तरह के, पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मैं इस पे टेक्नोलॉजी पे आता हूं, पहले आपको एक और बात शेयर करूं। ये बात आपको आपके इल्म में होगी कि इस्माइल हानिया मतलब जिस सेफ हाउस में थे, गवर्नमेंट ऑफ ईरान के जिस सेफ हाउस में थे, उसमें वो अपने बेटे के साथ व्हाट्सएप पे कॉल पे बात कर रहे थे। व्हाट्सएप कॉल जो है वो ट्रेस हुई है और फिर वो टारगेट हुए हैं। इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो किसी को भी किसी सदारती महल या किसी भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या किसी भी को टारगेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये एक बड़ी खतरनाक बात है। अब ये वाकया हो गया जो बड़ा दर्दनाक वाकया था। अब सूरत हाल ये है कि टेक्नोलॉजी ईरान के पास भी बहुत अच्छी है। ईरान उनको टारगेट करने पे आए तो वो इसराइल का बहुत नुकसान कर सकता है। मैं नहीं समझता कि ईरान किसी नुकसान का मतलब हामिल होगा। मैं समझता हूँ कि इसराइल को नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, इनके लोग जो है वो जफाकश भी हैं ईरान के। इनके लोग जो है वो इस्लाम और दीन के लिए कट मरने के लिए भी तैयार हैं, और उनका हौसला और जोश वलवला भी बहुत ज़्यादा है, और एक ईमान की ताकत भी है, वो उनके पास नहीं है। अच्छा, तो अगर ये वाला भी तो उन्होंने एक बड़ा कारनामा किया था ना? हाँ, वो किया था, पर वो टारगेटेड नहीं था। आप मेरे ख्याल वो टारगेटेड भी कर सकते हैं, पर इसमें प्रॉब्लम ये होगा पूरे खित्ते में एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब चाइना को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फिर उसमें सऊदी अरब को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फिर अगर जब चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सऊदी अरब भी हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान तो पीछे नहीं रह सकता। जब पाकिस्तान ईरान की अगर हमायत करेगा तो अमेरिका के IMF कर्जों जो हमने दबे हुए हैं, हमें वो नहीं मिलेंगे। हमारी माशत जो है वो तार तार हो जाएगी। हम ईरान को अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ईरान पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा, और अगर ईरान पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा तो वो अफगानिस्तान ऑलरेडी हमारे खिलाफ है, और वो जो तीसरा एक हमारा एक दुश्मन ताक लगा के बैठा हुआ है, वो इन दोनों को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग शुरू कर देगा, जिसमें पाकिस्तान में डिफिकल्टीज बढ़ेंगी। अब इसमें सफारतकारी ये है, बड़ी स्मार्ट मूव होगी जो मेरे इल्म में आया है कि ना ये प्रो अमेरिकन, यानी कि इसराइल को मैं अमेरिका समझता हूँ, ना ये प्रो अमेरिकन पाकिस्तान को मूव करना चाहिए, ना एंटी अमेरिका करना चाहिए, ना ईरान के एंटी चलना चाहिए या ईरान के हक। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक बड़ा कद का वो करना पड़ेगा इंतखाब, जिसमें वो
खित्ते में अमन के लिए कोशिशें शुरू कर देगा। और एक ही तरीका है बस बचने का कि अगर खित्ते में अमन के लिए कोशिश कर दे, तो वैसे भी उम्मत मुस्लिमा का मतलब एटमी टेक्नोलॉजी रखने वाला वाहिद मुल्क है और पहला मुल्क है, तो अगर वो खित्ते में अमन की कोशिशें कर लेगा तो उसका कद उभरेगा। पाकिस्तान मतलब एक दफ़ा दुनिया के नक्शे में मतलब एक अच्छे किरदार से भी पहचाना जाने लगेगा, और दोनों चीज़ों से हमारी बचत भी हो जाएगी, ईरान से भी और पाकिस्तान अमेरिका से भी। तो मेरा ये ख्याल है कि ईरान ने अगर इसराइल पर हमला किया तो उससे एक बड़ी जंग छिड़ने का अंदेशा है। मैं नहीं समझता कि ईरानी जो हैं वो सोचे समझे बगैर कोई फैसला करेंगे। वो उनका फैसला जो है उनके मशावरत बड़ी लंबी चौड़ी होती है, वो मशावरत करके ही कोई फैसला करेंगे, वो कोई जल्दी में फैसला नहीं करेंगे। हुई उनके साथ शदीद ज्यादती है, इस पर मैं एहतजाज करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब। इसराइल ने क्योंकि ये साफ एक तरह से जो है वो पैगाम दे दिया कि वो अमन की तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि जैसे अभी आपने भी बताया कि इस्माइल हानिया साहब जो है वो पीस टॉक्स की तरफ उनका बहुत रुझान था और वो बार बार ये चाह रहे थे कि सीज़ फायर हो जाए फ़लस्तीन में भी और हर तरफ अमन हो जाए। लेकिन क्या हम ये इससे अंदाज़ा लगा लें और बाकी सारे ममालिक विजिलेंट हो जाएं कि इसराइल जो है वो अमन नहीं चाह रहा? देखें, ये जो अमन के लिए कोशिशें कर रहे थे हानिया, तो उनको टारगेट किलिंग उनकी करके, तो इसका मतलब ये है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि उन जो अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं और अपने हमास को भी मतलब ब्रेन वॉशिंग, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे। यही बात जो मैंने प्रोग्राम इस सेगमेंट के शुरू में आपको बताई है कि आखिरकार इसराइल हमारे पास वापस आना ही आना है, मुसलमानों के पास। आप सब्र से काम लें और खित्ते में अमन रहने दें, फ़लस्तीनियों को अमन से रहने दें, जीने दें, शांति रखें। तो वो अभी उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे और इसराइल ने उनको टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया। तो इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि अब कोई बंदा इसराइल से क्यों कर मुज़ाकरात के लिए हामी भरेगा, या अब ऐसी कौन सी कादावर शख्सियत होगी जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सुलह कराने के लिए कोशिश करे, अपना किरदार अदा करे और फिर दोनों पार्टीज उस पर मुत्तफिक हों। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका आपकी बात में बड़ा वजन है कि इसराइल जो है वो शायद अमन के ख़िलाफ़ है और उनका ये ख्याल है कि एक दफ़ा, क्योंकि पहले ये समझ लें कि इसराइल ये समझता है कि हमास जो है वो कभी भी उनको इसराइल को माफ़ी नहीं देगा, ठीक है। और हमास को ये पता है कि इसराइल का वजूद जो है वो उनके लिए ख़तरा है, तो इसलिए ये सीज़ फायर नहीं हो सकता। ये काम चलना ही चलना है, ये होना ही होना है। मतलब एंड रिजल्ट मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये इंशाल्लाह ताला मुसलमानों के पास वापस आना ही आना है। हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहते हैं अमेरिकन इलेक्शंस की सूरत हाल को भी। तो ये जो तेज़ी आ गई है इसराइल के इस तरह के कारनामों में कि जिससे अमन ख़राब होता है, कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे कि अगर वहाँ पे हालात बदलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो वो क्योंकि अगेंस्ट हैं वॉर्स के, जैसे कि आपने हमें बताया एक प्रोग्राम में, तो फिर ये मामला जो हैं वो कहीं ठंडे पड़ जाएंगे, तो इसलिए तो नहीं तेज़ी से शुरू हो गए? नहीं फरयाल, मैं आपको एक और बड़ी दुख की बात बताता हूँ कि इसराइल का किरदार जो है वो हम समझ नहीं पाए, हमारे मुसलमान शायद, कि अमेरिका में कोई भी सदारती उम्मीदवार मतलब इसराइल की सपोर्ट के बगैर वाइट हाउस में दाखिल नहीं हो सकता। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आना होगा तो उन्हें इसराइल की हमायत ज़रूरी होगी। अगर वो हमायत अपनी हटा लेंगे, वो हमायत हर तरीके से होती है, मतलब जो भी तरीका आप समझ लें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हम जितना इजी समझते हैं इनके आपस के, हाँ, उतनी फोर्स इजी भी नहीं है। इसराइल बहुत अंदर तक रूट्स हैं इसके। चलिए जी भट्ट साहब, आज की गुफ्तगू का टाइम हमारा इतना ही था। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा